चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। और आज जो हम लोग सीखेंगे तो सबसे पहला जो है असाइनमेंट डिस्कशन। जो पिछले लेक्चर नंबर 5 में जो हमने आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए थे उसका हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये आज का हमारा एक नया टॉपिक होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का एक और न्यू टॉपिक सीखेंगे, बेस थ्योरम। उसके बाद बेस थ्योरम पे नए क्वेश्चंस करना सीखेंगे, बेस थ्योरम पे क्वेश्चंस करना सीखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम आपको कुछ असाइनमेंट देंगे जो आपको घर से कर लाना है वापस, और इसका डिस्कशन वापस कल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं जो हमने आपको पहले दिया था, यहाँ है। तो डू योरसेल्फ 4 का था। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन था, एक बैग है जिसमें 2 ब्लैक बॉल, 4 व्हाइट, 3 रेड बॉल है। तो ये एक बैग मैंने बना दिया और बैग के अंदर 2 ब्लैक बॉल, 4 व्हाइट, 3 रेड मैंने बना दिया है, बॉल्स डाल दिए हैं, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इस बैग से एक बॉल निकाला गया एंड केप्ट असाइड, और एक तरफ उसे रख दिया गया। फ्रॉम द रिमेनिंग बॉल, अब देखिए फ्रॉम द रिमेनिंग बॉल का मतलब हो गया कि जो आपने एक बॉल निकाल लिया और निकालने के बाद तो उसे उसमें रख दिया, अलग रख दिया आपने, तो जो बॉल बच गए वहीं फ्रॉम द रिमेनिंग बॉल्स मतलब जो बॉल बच गए। अनदर बॉल इज ड्रॉन, एक और बॉल निकाला गया एंड केप्ट असाइड द फर्स्ट, और पहले वाले के बगल में रख दिया गया। द प्रोसेस इज रिपीटेड, इसी काम को बार बार किया गया, मतलब एक एक बॉल बार बार निकाला गया और जो बॉल निकल रहा था उसके अगल बगल में रखते चले गए। टिल ऑल बॉल्स आर ड्रॉन, जब तक सारे बॉल नहीं निकाल लिए गए तब तक हमें बॉल निकालना था। द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स ड्रॉन आर इन सीक्वेंस ऑफ 2 ब्लैक, 4 व्हाइट एंड 3 रेड। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है सीक्वेंस का, और वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? 2 ब्लैक सबसे पहले निकलना चाहिए, फिर चारों का चारों व्हाइट निकलना चाहिए, फिर तीनों का तीनों रेड निकलना चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये वाला बॉल, एक बॉल निकाला, 2 बॉल ब्लैक बॉल हमने यहाँ रख दिया, फिर 4 व्हाइट बॉल हमने यहाँ रख दिया, फिर 3 रेड बॉल हमने यहाँ रख दिया। कहा कि पहले हमने एक बॉल निकाला, फिर उसके बाद जो बचा उसमें से एक बॉल निकाला, ठीक है। फिर जो बचा उसमें से एक और निकाला। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला दोनों ब्लैक बॉल रहे, फिर लगातार 4 जो बॉल निकले वो व्हाइट निकले, फिर लास्ट वाला जो निकले वो 3 निकले। तो देखिए ये सभी एक साथ निकलने चाहिए। तो क्या करेंगे, सभी का प्रोबेबिलिटी निकालकर सभी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में ब्लैक बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ब्लैक टोटल है कितने? 2, और टोटल बॉल कितने हैं? 9। तो ये हो गया पहला प्रोबेबिलिटी 2/9। उसके बाद एक इसमें बच गया एक ब्लैक बॉल, क्योंकि एक ब्लैक बॉल निकाल कर तो आपने यहाँ रख दिया, अब बच गया एक ब्लैक बॉल, और वापस एक ब्लैक बॉल निकलना चाहिए। वापस क्या निकलना चाहिए? ब्लैक ही निकलना चाहिए। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/8। तो दोनों ब्लैक बॉल तो निकल गए, तो दोनों ब्लैक बॉल क्या हो गए? वो निकल गए। अब बचे क्या है उसमें? सिर्फ 4 व्हाइट, 3 रेड। तो इस वाले व्हाइट को निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/7, ठीक है। इस वाले व्हाइट बॉल को निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक व्हाइट बॉल निकल गया, तो अब कितने व्हाइट बॉल बचे हैं? 3 व्हाइट बॉल बचे हैं, तो कितना होगा? 3, और टोटल बॉल कितने बचे हैं? 6, तो 3/6। इसी तरह हमने सारे बॉल्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी हमने बना दिया है, और सभी को क्या करेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वही आंसर होगा, आप चेक कर लेंगे। सेकेंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कहता है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 3 कार्ड एक एक करके निकाला गया विदाउट रिप्लेसमेंट। कहने का मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जिस बॉल को आपने जिस कार्ड को आपने उसमें से निकाला वो कार्ड वापस उसमें आपको नहीं रखना है, ठीक है। फ्रॉम पैक ऑफ 52 वेल सफर्ड कार्ड, मतलब 52 पत्तों में से 3 पत्ते एक एक करके निकाले गए हैं, और जो पत्ते आपने निकाल लिए हैं वापस उसको उसमें नहीं रखना है। What is the probability that the drawn card are face card of same suit? सेम सूट कितने होते हैं? 4 होते हैं, स्पेड, हार्ट, क्लब एंड डायमंड। तो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 3 पत्ते निकले हैं वो तीनों पत्ते फेस कार्ड हो और सेम सूट का हो। तो
ऐसा हो सकता था कि सबसे पहले ये एक सूट, इसमें कितने फेस कार्ड होते हैं 3, इसमें कितने फेस कार्ड होते हैं 3, इसमें कितने फेस कार्ड होते हैं 3, इसमें कितने फेस कार्ड होते हैं 3। तो सबसे पहले हम स्पेड के निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, ये तीनों पत्ते फेस कार्ड स्पेड के होते तो क्या होता, कितनी प्रोबेबिलिटी होती। तो स्पेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड में टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 3 और टोटल पत्ते कितने हो गए 52। तो पहले पत्ते के निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई, पहले पत्ता जो फेस कार्ड हो और वो स्पेड का हो उसका प्रोबेबिलिटी हो गई 3/52। अब एक स्पेड का तो निकल गया फेस कार्ड, अब बच्चे कितने फेस कार्ड है 2। तो अगली बार क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई एक निकलना चाहिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/51 और अगली बार में क्या हो जाएगा 1/50। और इसी तीनों को हम जब गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2210। ठीक है, तो देखिए वो तीनों फेस कार्ड या तो स्पेड का हो सकता था, या तो हर्ट का हो सकता था, या तो क्लब का हो सकता था, या तो डायमंड का हो सकता था। तो स्पेड के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतना। हर्ट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इतनी ही होगी, क्योंकि हर्ट से निकलता तो वापस उसका पहला वाला निकलता तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती 3/52, दूसरे वाले पत्ते के लिए 2/51 और तीसरे वाले पत्ते के लिए 1/50। उसी तरह क्लब के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 इतना, डायमंड के भी निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2210। अब देखिए यहाँ पर या तो यहाँ से हो सकता था, 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 चारों में से कहीं से भी हो सकता था। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, हम चारों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो चारों को जब हम जोड़ देंगे 1/22 10, 4 बार जब इसको जोड़ देंगे तो इंटू 4 कर देंगे और इंटू 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 1/55 25। शायद यही आएगा, चेक कर लीजिएगा। 4 बिल्कुल सही, 2210 नहीं होंगे, 22,000। समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले असाइनमेंट पर। अगला असाइनमेंट हमारा कुछ यहाँ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर इज 1/8। अब देखिए क्या कर रहा है, बोथ अकर, दोनों ही हो रहा है। तो ए एंड बी दोनों हो रहा है, इसका मतलब होता है एंड, दोनों ही हो उसका मतलब होता है एंड। तो यहाँ पर दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। ये जो पहला जो दिया था ना, ये जो पहला दिया था ये यही दिया था। अगला, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम, मतलब दोनों में से कोई नहीं हो रहा है। तो ए नॉट, ए भी नहीं हो रहा है, बी भी नहीं हो रहा है, और दोनों में से कोई नहीं हो रहा है, तो दोनों का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो ये दे रखा है 3/8। तो बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए में बी, में बोल रहा है, ठीक है ना। जो इवेंट ए है उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, ये नहीं बोला है क्या होगा, क्या हो सकता है। चलिए इसे हम करते हैं। आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला हमने आपको कराया था, ए यूनियन बी का होल नॉट बराबर क्या होता था, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो हम इसी के अंदर ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को हम क्या लिख दे, ए यूनियन बी का नॉट लिख दे पूरा। ठीक है, ये लिख दिया। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 1 - 3/8, तो आ जाएगा मेरा 5/8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या लिख देंगे 5/8, हमने वहां लिख दिया 5/8, और ये जो माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो कि 1/8 है, मैं उसे उधर लेकर चला गया 1/8। दोनों को जोड़ा तो ये आया 6/8, 6/8, और 6/8 जो है कैंसिल होकर जो बना ये 2/3 नहीं, सॉरी 3/4 बना। ये जो बना हमारा 3/4, तो यहाँ आ गया मेरा। अब इसे आगे देखेंगे, ये सब हमें अब हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 3/4। अब देखिए हमें क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा। तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो
P ऑफ B हटाना पड़ेगा। अब ये दोनों नंबर देखिएगा जरा, यहाँ पर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 5, ये कार्य हमने पहले भी कर रखा है, देखिएगा आपको याद आ जाएगा। 10 बराबर मैंने लिख दिया 7 प्लस 3। मान लीजिए मैं यहाँ से 3 को हटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 10 ग्रेटर देन 7 बन जाएगा। तो मान लीजिए मैं PB को यहाँ से हटा दूँ तो 3/4 की तरफ ग्रेटर देन साइन चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, P ऑफ A लेस देन 3/4। तो P ऑफ A का जो वैल्यू होगा वो 3/4 से कम होगा। सबसे पहले एक बात हम ये जान लें। दूसरा, ये बताइए A इंटरसेक्शन B बड़ा होता है या A बड़ा होता है? याद कीजिए, उसमें अगर मैं ऐसे वेन डायग्राम बना दूं, इससे मैं A मान लूं, इससे मैं B मान लूं, तो यह है A इंटरसेक्शन B और ये पूरा A है, तो बड़ा कौन होगा, A ही होगा ना। ये पूरा A है, ये पूरा, और ये वाला जो पॉइंट कहलाता है, ये वाला जो इलाका रहता है उसे हम क्या कहते हैं, A इंटरसेक्शन B। तो दोनों में से बड़ा कौन है, A बड़ा है, तो वही लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और A इंटरसेक्शन B होता कितना है, A/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन 1/8 एंड लेस देन, ये 2/3 नहीं होगा, ये जो होगा हमारा 3/4 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो होगा वो 1/8 से लेकर 3/4 के बीच में होगा, और इस दोनों के बीच में दो ही नंबर है, एक A है और एक B है। तो इसी दोनों में से कोई हो सकता है, C नहीं हो सकता है, D नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही हमें नहीं चाहिए, इक्वल्स टू का साइन नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो कह रहा है ओके, अ डाई मार्क्ड विथ 10 नंबर्स, सॉरी दिमाग उधर था, हाँ तब, अ डाई मार्क्ड विथ नंबर्स 1 2 3, मतलब एक डाइस होता है ना जिसपे मार्क कितना होता है, 1 2 लेकर 6 तक होता है, 6 फेस होते हैं ना। तो अब ये कह रहा है कि 6 फेस में 1 to 6 तक नंबर नहीं है, एक फेस का 1 है, 2 फेस पर 2 लिखा गया है, 3 फेस पर 3 लिखा गया है, तो टोटल कितने हो गए, 6 फेस हो गए। अब इसको 3 बार रोल किया गया है, रोल्ड 3 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1 2 3। पहले 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। तो देखिए क्या कहा है, A हमने मान लिया इवेंट अकरेंस ऑफ 1, B हमने मान लिया अकरेंस ऑफ 2, C हमने मान लिया अकरेंस ऑफ 3। तो क्या कह रहा है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, तीनों आए, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर लेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला लिखना उचित नहीं है, यहाँ पर जो ये हमने लिख रखा है ये वाला उचित नहीं है, ठीक है। ये इतना बिना इंफॉर्मेशन का ही बन जाएगा। देखिए सबसे पहले 1 है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6, क्योंकि 1 तो एक ही है। दूसरी बार में 2 आए, तो 2 कितना है, 2 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/6। और तीसरी बार में 3 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/6। और ये तीनों ही आना चाहिए, तो क्या कर दे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये कितना आ जाएगा, 1/36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये हम लोग अगले वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कहा है A and B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, कहा है ए बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर मान लीजिए ए बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसके लिए हम मैथमेटिक्स क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रूव दैट द फॉलोइंग इवेंट्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट।
अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो इससे भी इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, इससे भी इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, इससे भी इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ जाते हैं, किसे प्रूफ करना है? ए नॉट एंड बी को। अगर ए नॉट एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए मैंने इससे लिख दिया यहाँ पर, और ये जो होता है इसके बराबर होता है, इसके बराबर। अब आप बोलोगे सर कैसे होता है, तो मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, आप ये बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है? इसमें ये नहीं कि आपको खोजना पड़े वहां जाकर। देख रहे हो ना कितना खराब है यहाँ पर, छोटे से जगह में जो है ना ये सब करना पड़ रहा है। तो यहाँ अच्छे से राइटिंग इस पर नहीं लिख पा रहा है। चलिए ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं ए और ये मान लेता हूँ मैं बी। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। तो याद होगा बी इंटरसेक्शन ए नॉट किसे कहते थे? इस वाले इलाके को कहते थे, ये वाला इलाका, बड़ा वाला जो बी है ना, बी जो दो टुकड़ा में बटा हुआ है इसको। तो ये इलाके क्या कहेंगे? इस पूरे बी में से इस छोटे से टुकड़े को हटा दिया तो ये नहीं बच जाएगा, तो वही है बी में से ये छोटा सा टुकड़ा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं उसे, तो उसी को हटा दिया, माइनस कर दिया। और ये तो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि ये सर ने पहले सिखा रखा है कि बी इंटरसेक्शन ए नॉट हम इस इलाके को कहते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पी ए इंटू पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिख देंगे पी ए इंटू पी बी। अब दोनों में से पी बी को क्या करेंगे? हम कॉमन निकालेंगे, पी बी बाहर आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 और यहाँ का बच जाएगा पी ए, एंड 1 माइनस पी ए क्या हो जाएगा? पी ए नॉट। तो ये बन जाएगा पी बी इंटू पी ए नॉट, और देखिए प्रूफ हो गया पी बी इंटू पी ए नॉट। यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया। आगे बढ़े, चलिए यहाँ इसे भी वापस, ये दोनों अगर मेरा इंडिपेंडेंट है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटू पी बी नॉट। अब यहाँ देखिएगा पी ए इंटू पी बी नॉट, याद है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मैंने इसके लिए लिखा है बी इंटरसेक्शन ए नॉट, वही है ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो उसे क्या लिख दिया? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ही ये भी प्रूफ हो गया, समझे? अब यहाँ आइएगा, हमें ए नॉट एंड बी नॉट को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट जो होना चाहिए पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट होना चाहिए, ठीक है? आपको पहले ही याद है ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को क्या लिखते थे? ए यूनियन बी का होल नॉट। अब पी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या लिख देंगे? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस पी ए माइनस पी बी, और जो पी ए इंटरसेक्शन बी के साथ माइनस था वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? प्लस। उसके बाद ये दोनों को हम एक साथ बंद कर देंगे, ये दोनों को, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस पी ए, और यहाँ पर और पी ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख देंगे? पी ए इंटू पी बी, ठीक है? अब दोनों में से क्या करेंगे? माइनस पी बी को कॉमन निकाल लिया तो माइनस पी बी आया, तो माइनस पी बी में से माइनस पी बी कॉमन निकाला तो 1 बचेगा। अब प्लस में से माइनस कॉमन निकाला तो माइनस, और पी बी बाहर निकाल लिया तो पी ए, ठीक है? एंड 1 माइनस पी ए क्या हो गया? पी ए नॉट हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस पी ए क्या हो गया? पी ए नॉट हो गया। अब दोनों में से पी ए नॉट बाहर निकाल दिया और यहाँ बच गया 1 माइनस पी बी, और 1 माइनस पी बी क्या हो गया? पी बी नॉट हो गया। और आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर दोनों इक्वल प्रूफ हो चुका है, तो क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया। कोई भी डाउट इसमें नहीं रहा होगा आपको। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो इसका मतलब आपने पीछे के जो लेक्चर्स है आपने अच्छे से नहीं देखे हैं। सबसे पहले उसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए। चलिए असाइनमेंट के डिस्कशन हो गए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊँ, ठीक है? इसके लिए मैं कोई थ्योरी वगैरह इसमें इस्तेमाल करने नहीं जा रहा हूँ।
मैं एक क्वेश्चन से आपको मैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कह रहा है एक पर्स कंटेन 4 कॉपर 3 सिल्वर कॉइन। एक पर्स है जिसके अंदर 4 कॉपर 3 सिल्वर कॉइन है। एंड अनदर पर्स, एक और पर्स है जिसमें 6 कॉपर 2 सिल्वर कॉइन है। मतलब 2 पर्स है, ये पहला पर्स हो गया और ये दूसरा पर्स हो गया। पहले वाले पर्स में 4 कॉपर 3 सिल्वर कॉइन मैंने डाल दिया है, दूसरे वाले पर्स में 6 कॉपर 2 सिल्वर कॉइन हमने डाल दिया है। One coin is drawn from any of these two purse। दोनों में से किसी भी पर्स से हमने एक कॉइन को निकाला। The probability that it is copper coin। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉइन आपने निकाला है वो कॉपर का हो। तो देखिए, यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कैसे हुआ, किसे कहते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले यहाँ सिचुएशन समझिए। मतलब क्या है, यहाँ पर ये एक बैग है, ये 2 बैग है, ठीक है। आपने दोनों में से किसी एक बैग से आपने एक कॉइन निकाला। तो ऐसा हो सकता था इस बैग से भी आपको कॉइन निकल सकता था, या फिर इस बैग से भी कॉइन निकल सकता था, नहीं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉपर कॉइन हुआ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाले बैग को मैंने इवेंट ए मान लिया। मान लीजिए आपने वो पहले बैग से कॉइन को निकाला है, ठीक है। इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग, ठीक है। सेकंड, एक और इवेंट मान लिया, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सेकंड बैग। अब उसका किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, कॉपर कॉइन का निकालना है। तो मैंने उसे सी इवेंट में डाल दिया, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग कॉपर कॉइन, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉइन हो वो कॉपर कॉइन हो। तो हमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इस सी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। तो कॉपर कॉइन क्या हो सकता था, हो सकता था वो इस बैग से कॉपर कॉइन निकला हो, या तो हो सकता था इस बैग से कॉपर कॉइन निकला हो, ठीक है। तो हमें मान लीजिए इस बैग से निकला कॉपर कॉइन, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, एक तो पर्स 1 होना ही चाहिए और उसमें भी कॉपर होना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए को तो होना ही चाहिए, एंड साथ में सी कॉपर कॉइन होना चाहिए। तो ये लिख दिया मैंने ए एंड सी। और यहाँ पर सेकेंड बैग का हो जाएगा बी एंड सी। और इसी दोनों प्रोबेबिलिटी को जब हम जोड़ देंगे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कॉपर कॉइन को उस दोनों बैग से निकलने का। समझ में आया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या हो सकता था, क्या होता है, इस बैग से भी निकल सकता था, उस बैग से भी निकल सकता था, ठीक है। इस बैग से भी निकल सकता था, उस बैग से भी निकल सकता था। तो जब हमने दोनों के प्रोबेबिलिटी को जब हमने जोड़ दिया तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया कॉपर कॉइन को दोनों ही बैग से निकलने का। ये बहुत ही आसान तरीका था समझने के लिए, ठीक है। तो अब जैसा कि आपको पता है P ऑफ A इंटरसेक्शन C क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद है। यहाँ पर P ऑफ C बट्टा A जो हम लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। अब सर यहाँ पर कंडीशनल क्यों निकला, इस वाले केस में कंडीशन क्या हुआ, इस वाले केस में कंडीशन ये हुआ कि आपने पहले बैग से निकाला है तो कॉपर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ में आया यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला जो पहला वाला जो मामला है वो ये है कि मान लो आपने पहले बैग से निकाला, तो कंडीशन आपको पता चल गया ना कि आपने पहले बैग से निकाला है, तो वहां से कॉपर के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वही लिख दिया गया है सी बटा ए। कॉपर के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट पर्स से, पहले पर्स से। आपको पता है कि निकालना पहले पर्स से ही है, तो जब आपको पता है 100% पहले पर्स से निकालना है तो ये कंडीशन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये लो कलर ले लेते हैं। तो ये हो गया, पी ए क्या चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन सी की जगह हमने लिख दिया है यहाँ पर पी ए इंटू पी ऑफ सी बाई ए, ठीक है। और उसी तरह पी बी इंटरसेक्शन के लिए हमने ये लिख दिया।
अब दोनों का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब ए इवेंट क्या है? बैग के लिए, तो इस बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। दोनों में से कोई एक बैग निकालना है, तो ये बैग के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 टोटल कितने बैग है? 2, तो 2। अब C बाई ए क्या है? C बाई ए का मतलब होता है कॉपर कॉइन की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द बैग ए। तो इसमें कॉपर कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए बैग से? 4/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई बी कह रहा है, सी बाई बी मतलब कॉपर कॉइन होना चाहिए फ्रॉम द बैग टू, फ्रॉम द पर्स टू, तो फ्रॉम द पर्स टू कॉपर कॉइन के निकलने की प्रोबेबिलिटी 6/8, और यही दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब आगे भी हम आपको कुछ इसमें बात बताते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से भी हम लोग आपको समझा सकते हैं। देखिए, बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का देखिएगा, बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। मल्टीप्लिकेशन से सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस पूरे को मैं एक बैग में डाल देने जा रहा हूँ, एक बैग में, ये सभी मान लीजिए एक बैग में। मान लीजिए आपको इसमें से एक कॉइन निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप हाथ डालेंगे, इसमें हाथ डालेंगे तो दोनों में से कोई एक आप बैग पकड़ेंगे, तो इस बैग को पकड़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2, और इस बैग को पकड़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। अब मान लिया आपने इस बैग को पकड़ा, तो इसमें से कॉपर के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/7, और इसमें से कॉपर के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/8। अब यहाँ पर लगातार काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? सबसे पहले आप हाथ डाल रहे हैं, एक बैग पकड़ रहे हैं और उस बैग से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब दोनों ही काम लगातार नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब है कि या तो इस बैग से निकल सकता था या तो इस बैग से निकल सकता था कॉपर, तो दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, या तो ये वाला या तो ये वाला, और यही टोटल एडिशन हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होगा। मतलब एक कार्य को करने के दो या दो से ज्यादा तरीके हैं, तो वहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज होगा, ठीक है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी था, ये भी एक प्रोबेबिलिटी था, ये भी एक प्रोबेबिलिटी था, सभी को जोड़ देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 ग्रुप्स ABC contesting for position on board of director company। 3 ग्रुप है ABC, तो हम तीनों ग्रुप ABC को हम इवेंट मान लेते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं इवेंट कब माना जाता है, अभी तो बाद में चिंता करेंगे ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर विनिंग, ए के विनिंग प्रोबेबिलिटी ये है, बी का विनिंग प्रोबेबिलिटी ये है, सी का विनिंग प्रोबेबिलिटी ये है। इफ ग्रुप ए विन्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, ठीक है, 0.6। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक कुर्सी है, इस कुर्सी के लिए 3 कोई इंटरव्यू देने गया, एक आदमी का नाम है ए, एक आदमी का नाम है बी, और एक आदमी का नाम है सी, ठीक है। तो ए के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, ए के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्शन इज 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी वाले के सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो हो गया हमारा 0.2। अब कह रहा है, मान लीजिए पहला ये सिलेक्ट हो गया, तो अब वो कंपनी में जाएगा, अब कंपनी में जाएगा तो कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बनाएगा ना, पेन का कंपनी हुआ तो कोई ना कोई अब आदमी जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए काम करेगा, तो वही है जो नया अगले मार्केट में हमारे तरफ से क्या जाएगा, पेन का क्या डिजाइन होगा, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। तो वही का अगर ए आदमी जीतता है, तो जब ये कंपनी का कार्यभार संभालेगा, तो प्रोडक्ट
इसको लॉन्च करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7, तो मैं एक इवेंट ई मान लेता हूं प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। प्रोडक्ट लॉन्च तो कह रहा है एक के द्वारा प्रोडक्ट को लॉन्च करने का जो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे वो लिखेंगे ई बटा ए, क्योंकि हमें पता है ये जो लॉन्च करेगा वो कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है, बीसी तो नहीं करेगा, ए ही करेगा, तो ये हो जाएगा मेरा बराबर 0.7। अब मान लीजिए बी जीता है तो बी को प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्रोबेबिलिटी होगा ई बटा बी, और ये हो गया मेरा 0.6। एंड मान लीजिए तीसरा आदमी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा ई बटा सी, और ये हो जाएगा मेरा 0.5। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस, तो वही ई का प्रोडक्ट लॉन्च करने का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ई क्या हो जाएगा, P of A into P of E by A, P of B into P of E by B, P of C into P of E by C। तो ये सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे 0.5 into 0.7 प्लस 0.3 into 0.6 प्लस 0.2 into 0.5, ये मल्टीप्लाई करके सभी को जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे समझेंगे, देखिए वो बोला है प्रोडक्ट लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोडक्ट लॉन्च तो पहला आदमी भी कर सकता था, ए आदमी भी कर सकता था, प्रोडक्ट लॉन्च बी भी कर सकता था, प्रोडक्ट लॉन्च सी भी कर सकता था, तो तीनों के लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दिया, और तीनों को जब हमने ऐड कर दिया तो ये निकल गया टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट will be introduced या फिर प्रोडक्ट will be launched। अगले सवाल पर चलते हैं। कहा है a pair of dice is rolled together till a sum of either 5 or 7 is obtained, find the probability that 5 comes before 7। चलिए ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन जो है पहले ही लिख दिया है ताकि क्वेश्चन जो है समझाते वक्त सिर्फ समझाने पर हमारा ध्यान रहे, लिखने पर नहीं। देखिए कहा है a pair of dice is rolled together till a sum of 5 or 7 is obtained, find the probability that 5 comes before 7। कहा है कि दो डाइस को आपने एक साथ रोल किया, ठीक है, तब तक रोल किया जब तक या तो 5 या तो 7, ये दोनों नंबर, ये दोनों डाइस पर जो भी दो नंबर दिखेंगे दोनों को जोड़ने पर जब तक 5 या जब तक 7 नहीं आया तब तक आपने उसे रोल किया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सबसे पहले आपको 5 ही दिखा हो। थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने में छोटा है लेकिन समझने में बहुत ही शानदार है। कह रहा है एक बार और समझते हैं, दो डाइस को आपने रोल किया तो दोनों डाइस पर दो नंबर दिखता और वो दोनों नंबर कुछ भी हो सकता था, दो से लेकर 12 तक में, 2 से लेकर 12 तक में वो कोई भी नंबर हो सकता था। सबसे छोटा नंबर वो क्या देगा, दोनों को ही मिलकर 2 देगा, एक एक जब दोनों पर रहे तो, और सबसे बड़ा क्या देगा, 12 देगा जब 6 दोनों पर रहे तो 2 से लेकर 12 तक के बीच में कोई भी वो एक नंबर दोनों को जोड़ने पर आता, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, और वो कह रहा है तब तक हमने रोल किया जब तक इस दोनों के डाइस का जो सम आया वो या तो 5 ना आ जाए या तो 7 ना आ जाए, ठीक है। हो सकता था पहले बार में 5 आ जाए, हो सकता था पहले बार में 7 ही आ जाए, हो सकता था पहला बार में 10 आ जाए, कुछ भी आ जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7, 5 7 के पहले आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए क्या हो सकता है,
पहला बार जब हमने रोल किया, ठीक है, अब कितना बार रोल करना है ये तो नहीं पता है, तब तक रोल करना है जब तक 5 या फिर जब तक 7 ना आ जाए, ठीक है। और आएगा कब, रुकना कब है, जब 5 आए या फिर 7 आए। तो इसलिए एक इवेंट E2 बना दिया रुकने वाला। रुकना कब है, जब उसे 5 आ जाए या फिर 7 आ जाए तब का। और इवेंट E1 बना दिया जो हमें खोजना है। क्या खोजना है, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ऑफ गेटिंग 5। अब इवेंट ऑफ गेटिंग 5 दो डाइस पर 5 कब कब मिलेंगे, 1 4 2 3 3 2 4 1 पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/36 1/9। और इस इवेंट E2 या तो 5 आए या तो 7 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी जो हो गई, ये सभी आप जोड़ेंगे तो 10 आ जाएंगे, ठीक है, 10/36 5/18, ठीक है। अब 5 और 7 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। क्यों किया है ये हम आपको आगे बताएंगे। इसकी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5/18 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नॉट जो हो गया 13/18 हो गया। अब 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ऐसा हो सकता था, क्या हो, पहला बार हमने दोनों डाइस को फेंका और 5 आ गया, तो पहला बार में 5 आता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, 1/9, पहले बार में ही 5 आ गया, ठीक है। अब रुक गए। या फिर ऐसा हो सकता था ना कि पहला बार में 5 ना आए, 5 या फिर 7 ना आए, तो पहला बार में 5 और 7 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता, ये होता। तो ये हम लिखेंगे, ये फर्स्ट चांस में जब आता, तो फर्स्ट चांस में अगर 5 अगर आता तो ऐसा होता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाती वो हो जाती 1/9। तो ऐसा हो सकता था सेकंड चांस में 5 आ जाए, तो सेकंड चांस में 5 कब आएगा, जब पहला चांस में ना ही 5 आया हो ना ही 7 आया हो, और दूसरा बार में क्या आया हो, आपका 5 आया हो। तो E2 इवेंट का नॉट 5 और 7 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 13/18। तो पहला चांस में 5 या 7 ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 13/18। तो वो दूसरा बार चलेगा। अब दूसरे बार में हो सकता था कि वो 5 आ जाए, तो दूसरे बार में 5 आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/9। तो इस पूरे को एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी हो गया इतना। अब ऐसा हो सकता था थर्ड चांस में उसको 5 मिले, ठीक है ना। अब थर्ड चांस में 5 मिले तो क्या होता, पहला बार 5 या 7 नहीं मिले, दूसरा बार 5 या 7 नहीं मिले, तीसरा बार उसको डायरेक्ट 5 मिले। तो पहला बार 5 या 7 नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी 13/18, दूसरा बार नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी 13/18, और तीसरा बार में 5 मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/9। अब ये कब तक चलता है, इनफाइनाइट तक चलता, कभी रुकता, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है पहला बार में 5 आएगा या दूसरा बार में 5 आएगा या तीसरा बार में 5 आएगा या चौथा बार में 5 आएगा या फिर पांचवा बार में 5 आएगा, नहीं पता है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन जाएगा। हो सकता था पहला बार में 5 आए, तो पहला बार में 5 आने का प्रोबेबिलिटी 1/9, या फिर हो सकता था दूसरा बार में 5 आए। अब दूसरा बार में 5 आए, इसके लिए जरूरी है कि पहला बार में 5 और 7 नहीं आए, क्योंकि अगर पहला बार में 5 और 7 आ गया तो आप दूसरा चांस नहीं चलोगे, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है a pair of dice is rolled till sum of either 5 or 7 is obtained। तब तक हमने डाइस को रोल करना है जब तक 5 और 7 ना आ जाए। जैसे 5 और 7 आएगा उसके बाद क्या, आपको रुकना पड़ेगा। तो सेकेंड चांस आप तभी चलेंगे जब पहले चांस में, जब आपको पहले चांस में 5 या 7 नहीं आया हो, और 5 और 7 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 13/18 1/9। इसी तरह तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/9 प्लस ये हो जाएगा 13/18 इंटू 1/9 प्लस फिर हो जाएगा 13/18 का होल स्क्वायर इंटू 1/9 प्लस, और ये चला जाएगा टिल इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। जीपी में जीपी सीक्वेंस बन जाएगा जीपी, और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है a/1 माइनस आर। ए कितना है 1/9, और आर कैसे निकालते हैं, दूसरे टर्म को भाग दे देंगे पहले वाले टर्म से, तो 1/9 कट जाएगा, ये बच जाएगा 13/18।
और इस दोनों वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे, तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स है, ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको कल मिलेगा। हम लोग अपने नए टॉपिक पर आते हैं, बेस थ्योरम पर आते हैं। अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझ में आ गया तो बेस थ्योरम कुछ नया नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर ही डिपेंड कर रहा है। तो जैसे देखना, वो पहला वाला क्वेश्चन याद है, बैग वाला, उस वाले क्वेश्चन को हम करके समझाते हैं आपको, फिर देखना आपको लगेगा कितना आसान है। या था उसमें मैंने 2 बैग को रख दिया था, बैग 1 था, फर्स्ट बैग था, सेकंड बैग था, इसमें 4 कॉपर थे और 3 सिल्वर थे, इसमें 6 कॉपर थे एंड 2 सिल्वर थे। क्वेश्चन सब कुछ वही रहेगा, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का बदल जाएगा। क्वेश्चन अभी भी वही है कि हमने किसी भी एक बैग से हमने एक कॉइन को निकाला, ठीक। हमें पता नहीं है कौन से बैग से हमने कॉइन को निकाला, और हमें पता चल गया कि वो जो कॉइन है वो कॉपर का कॉइन है, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में पूछता था उसके कॉपर कॉइन का प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। लेकिन यहां पर बोलेगा कि वो कॉपर कॉइन पहले बैग का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, समझे। कॉपर कॉइन पहले बैग का हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कॉपर कॉइन पहले बैग से निकले, तो सबसे पहले इस बैग से इसमें आप हाथ डालोगे तो ये बैग भी निकल सकता है, ये बैग भी निकल सकता है, तो ये बैग के निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू, और इसमें से कॉपर के निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/7। तो पहले बैग से निकलने की प्रोबेबिलिटी ये कॉपर का, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा इस बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और वहां से कॉपर के निकलने की प्रोबेबिलिटी 6/8। तो इस बैग से कॉपर निकले उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो कॉपर के निकलने की प्रोबेबिलिटी जब पूछता था तो क्या करते थे, दोनों को जोड़ देते थे। अब यहाँ पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉपर कॉइन निकला है वो पहले बैग का हो। तो क्या करेंगे, जो भी कॉपर वाला जो फर्स्ट बैग वाला जो प्रोबेबिलिटी होगा उसको हम न्यूमरेटर में लिखकर टोटल प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड करा देंगे। सिंपल है। तो बेस थ्योरम में क्या करता है, सिचुएशन बहुत सारा रहेगा, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, 3 सिचुएशन है होने का। अब उस तीनों में से किसी एक सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी पूछ देगा, वो तीनों में से क्या करेगा, किसी एक सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी पूछ देगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से निकला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड बैग से निकला। तो सबसे पहले उसके लिए हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और टोटल प्रोबेबिलिटी को हम नीचे डिनोमिनेटर में सैंपल स्पेस की जगह पर लिखते हैं, ठीक है। अब जिस बैग के लिए निकालना है प्रोबेबिलिटी उसका हम लोग न्यूमरेटर में लिख देते हैं। सिर्फ इतना ही होता है बेस थ्योरम में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये सभी को हटा देता हूँ और फिर हम आते हैं यहाँ पर। चलिए बेस थ्योरम को भी हम लोग एक क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन तो एक पहले मैंने समझा दिया था, अभी यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है मैं प्रोबेबिलिटी निकालना मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। जो लिखने उखने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में लिखकर हम लोग चेक कर रहे थे, ठीक है। या फिर एनसीईआरटी वगैरह से जब आप क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए जब आप ट्राई करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखने का तरीका खुद ही पता चल जाएगा कि लिखना कैसे है, ठीक है। हम क्वेश्चन को बनाना सॉल्व करना मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। तो क्या कहा है, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 3 आइडेंटिकल बॉक्स है, 1 2 3, तो मैंने 1 2 3 लिख दिया। ईच कंटेनिंग 2 कॉइन, तीनों बॉक्स में 2 कॉइन है। इन बॉक्स 1 पहले वाले बॉक्स में कॉइन्स आर गोल्ड, दोनों कॉइन जो है वो गोल्ड है।
In box 2 both are silver coin. In box 2 both are silver coin. And in box 3 there is one gold and one silver coin. Box 3 में one gold and one silver coin है. A person chooses a box at random. एक आदमी इसमें से किसी भी बैग को रैंडमली वो चुनता है और उसमें से एक कॉइन वो निकाल रहा है. ठीक है. और इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, तो जो कॉइन निकाला वो कॉइन गोल्ड था. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड. क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा बॉक्स है वो दूसरा कॉइन है जिस बॉक्स से भी निकला है उस बॉक्स का जो दूसरा कॉइन है वो भी गोल्ड है. तो इसका मतलब किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? वो इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. इसी बॉक्स का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, क्योंकि इसी बॉक्स में दोनों कॉइन जो है वो गोल्ड के हैं और किसी में नहीं है. तो वो इस बैग के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. तो हम क्या करें? सबसे पहले तीनों बैग, पहले बैग, दूसरे बैग, तीसरे बैग के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/3. तो इस बैग से निकलने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3 इंटू 2/2. ठीक है. यहाँ से निकलने का, यहाँ से एक जो गोल्ड निकाला गया शुरू में, यहाँ से निकलने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3 इंटू, इसमें तो एक भी गोल्ड नहीं है तो 0/2. और यहाँ से निकलने का जो प्रोबेबिलिटी हो गया गोल्ड का वो हो गया 1/3 इंटू 1/2. अब क्या पूछा है? टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? सभी को हम ऐड कर देंगे. तो टोटल प्रोबेबिलिटी गोल्ड को निकलने का वो हो गया, ये 2 तो कट जाएगा, 1/3 प्लस 1/6 और ये हो जाएगा 18, 9, 1/2. ठीक है. अब इस बैग के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो हो जाएगा इतना बटा इतना, ये हो जाएगा 1/3 गुना 1 बटा टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2 और ये हो जाएगा मेरा 2/3. ठीक है. चेक करें एक बार और क्वेश्चन को समझा जाए. चलिए, क्या कहा है कि 3 बॉक्सेस थे, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स. इस बॉक्स में 2 गोल्ड कॉइन है, इस बॉक्स में 2 सिल्वर कॉइन है, इस बॉक्स में 1 गोल्ड 1 सिल्वर कॉइन है. कोई दिक्कत इसमें नहीं. अब हाथ इसमें डाला गया, हाथ डालेंगे तो तीनों में से कोई एक बैग खुद ही पकड़ा जाएगा हाथ में. अब जो बैग हाथ में पकड़ाया उस बैग के अंदर हम वापस हाथ डालेंगे और उसमें से एक कॉइन निकालेंगे. समझे? तो कह रहा है इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, अगर सबसे पहले मैंने उसमें हाथ डाला और एक बैग को लेकर हमने उस एक बैग से जो कॉइन निकाला तो वो एक बैग से जो कॉइन निकला है वो गोल्ड का है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस बैग से वो कॉइन निकला था उस बैग में एक बच गया ना कॉइन, वो भी गोल्ड हो. तो इसका मतलब वो इस सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. ठीक है. इस सिचुएशन का वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. देखिए, सबसे पहले वो हाथ डालेगा, इस बैग को पकड़ेगा, तो इस बैग के पकड़ाने की प्रोबेबिलिटी 1/3. अब उसमें से एक गोल्ड निकालेगा तो उसके गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/2. ठीक है. अच्छा, या तो वो इससे पकड़ेगा और इससे पकड़ने की प्रोबेबिलिटी बैग की 1/3 और इस बैग में से गोल्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी 0/2 क्योंकि गोल्ड तो है ही नहीं. अब ये सीट है. या तो वो इस बैग को पकड़ेगा और इस बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3 और इसमें से एक गोल्ड कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2. यहाँ 1/2. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बैग चुना था वो ये चुना था, क्योंकि यही वो बैग है. अगर इस बैग से सबसे पहले एक गोल्ड निकला हुआ रहता तो उसमें बच जाता ना एक गोल्ड,
और वहीं तो बात कर रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। जब तक वो इस बैग से नहीं निकालेगा एक गोल्ड, तब तक बचा हुआ गोल्ड जो है वो गोल्ड नजर नहीं आएगा। तो इसी का प्रोबेबिलिटी पूछा था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने ऊपर रख दिया और तीनों के प्रोबेबिलिटी को जोड़कर मैंने नीचे रख दिया, और यही हो गया मेरा बेस थ्योरम से ये क्वेश्चन सॉल्व। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ है इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट मशीन ABC मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% ऑफ बोल्ट। मतलब एक मशीन में, सॉरी, एक फैक्ट्री में 3 मशीन है और तीनों मशीन का नाम दे रखा है ABC। अब तीनों में इक्वल नट बोल्ट नहीं बनाए जा रहे हैं, जैसे कि 100 ये भी बनाया, 100 वो भी बनाया, 100 वो भी बनाया, वो नहीं कह रहा है कि जितना भी बन रहा है, इसे मैं A कह दूं, इसे मैं B कह दूं, इसे मैं C कह दूं, जितना भी बन रहा है उसमें A जो है 25% बना रहा है। तो प्रोबेबिलिटी में इसका वैल्यू कितना हो गया, P ऑफ A कितना हो गया 0.25। ये जो बना रहा है वो 0.35%, तो प्रोबेबिलिटी B का कितना हो गया 0.35। एंड C वाला जो बना रहा है 40%, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 0.4। तो A मशीन से बनने का जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो हो गया 0.25, ठीक है। B से बनने का जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो 0.35 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C जो हो गया वो हो गया मेरा 0.4, समझे। अब ऑफ देयर आउटपुट 5% इसके डिफेक्टिव है, 4% इसके डिफेक्टिव है, 2% इसके डिफेक्टिव है। तो A से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी जो हो गई 0.05। ये डिफेक्टिव का मैं लिख रहा हूँ और ये नट बोल्ट बनाने का था, फॉर्मेशन में लिख दे, फॉर्म करने का, और ये डिफेक्टिव लिख दे रहा हूँ। और ये कह रहा है 4%, तो 4% तो तब होगा 0.04, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 0.02 डिफेक्टिव होने का, समझे। तो पहले वाले का यहाँ, अब इससे मैं एक इवेंट मान लेता हूं डिफेक्टिव का, इवेंट जो है हमारा डिफेक्टिव का। तो फिर क्या है आगे क्वेश्चन, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है। अब बहुत सारा 100,000 बोल्ट एक जगह रखा हुआ है, उस बोल्ट में से एक बोल्ट को निकाला गया रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द और एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और जो बोल्ट जो निकला है वो डिफेक्टिव था, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी ने बनाया है, ठीक है। तो पहले मशीन बी के द्वारा बनाए हुए डिफेक्टिव बॉल का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया 0.35 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी जो हो गया वो 0.04, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाले से वो निकले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बन जाएगा ई बाई ए। फिर इसको क्या लिखेंगे, ई डिफेक्टिव है फ्रॉम द फर्स्ट मशीन, तो अगर 0.25 इंटू 0.05 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई सी, और ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.02। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इस तीनों को जोड़ देंगे और प्रोबेबिलिटी निकालना किसका है, इसका निकालना है, तो लिख देंगे टोटल, मतलब बेस थ्योरम से जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा बटा उस तीनों को जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
ठीक है, इसके पहले अगर आपने दोनों क्वेश्चन समझ लिया है तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये कह रहा है कि एक बड़ा सा बैग है और उस बैग के अंदर मैंने 2 बैग डाल दिया। इसके अंदर 2 व्हाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है। इसके अंदर 4 व्हाइट बॉल है, 5 रेड बॉल है। इसमें हाथ डाला, एक बॉल निकाला और वो पता चला कि वो रेड बॉल है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी। तो यहाँ पर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का, 2 ही बैग है, तो दोनों बैग पी ऑफ ए कितना हो जाएगा? पी ऑफ ए बराबर हो जाएगा मेरा पी ऑफ बी। दोनों बैग के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1/2। और इस बैग में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मान लो, एक इवेंट ई मानो किसका? जिसका आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, रेड बैग, ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है, तो इस वाले बॉक्स से निकले तो ये क्या निकालना है? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई ए प्लस रेड बॉल के निकलने की टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी पी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर ए जो हो गया मेरा 1/2, ई बाई ए मतलब इवेंट ई फ्रॉम बैग ए। और इवेंट ई क्या है? रेड बॉल निकालने का। कहाँ से? बैग ए से। ये बैग ए से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5। ठीक है, और ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि, और यहाँ से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 5/9। ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालना किसका है? इस सेकेंड बी बैग वाला निकालना है। ठीक है ना, बैग बी वाला निकालना। इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5/9 बट्टा 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 5/9। ये हो जाएगा मेरा सेकेंड बैग से निकलने की टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी सेकेंड बैग से निकलने की। अगर अभी तक आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन में IIT JEE 1991 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको खुद ही बनाना है। इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद एक और असाइनमेंट है हमारा जो आपको बनाना है। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? 24/29। इसका जब आंसर आप निकालिएगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा 24/29। ये खुद ही बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, और जो होगा वो कल मैं आपको इसे कर मैं आपको दिखाऊंगा। और जो कल का एक और असाइनमेंट है बेस थ्योरम से रिलेटेड, वो यहाँ है। इस क्वेश्चन को करना है। और आज का लेक्चर इतना ही। चलिए, धन्यवाद।